हमने एक बिहार स्पेशल की वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, मास्टर वीडियो, लेकिन हमने फिर ये तय किया कि नहीं, मास्टर वीडियो में कुछ और शॉर्ट्स किए जाएं, और उसी क्रम में हमने ये ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाया है। इसमें तमाम वो प्रश्न जो बीपीएससी ने अब तक पूछे हैं और इससे और क्या प्रश्न बनने की संभावना है, जो बन सकता है, या यूं कह लीजिए आसान भाषा में कि ये बिल्कुल भी आई वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, क्वेश्चंस जो है, इसका एक समूह है ये। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देख रखे होंगे ना, कोई बात नहीं है, मत देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम इस ऑब्जेक्टिव वाले को देख लीजिए, या लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन करने की बात आएगी ना, तो इस ऑब्जेक्टिव वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी क्रम में कुछ प्रश्न है, हम देखते हैं कितने प्रश्नों की संख्या है। काफी सारे प्रश्न है जो आपके सारे काम के हैं। आइए देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? बिहार के अधिकतम जिलों से कौन कौन से राज्य लगते हैं? पहले तो यही देख लेते हैं कि बिहार से कौन कौन राज्य लगते हैं। आइए इसको देखने के लिए हमें एक दूसरे मैप पर चलना पड़ेगा। ये मैप है बिहार का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन जिले से हमारा टच करता है। वो थोड़ा मैं और छोटा करता हूं, इसको आप देख पा रहे होंगे। हाँ ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला इलाका है ना, हाँ, ये जो ऊपर वाला इलाका है ये नेपाल इलाका है, मतलब यहाँ पे नेपाल बसा हुआ है। अब नेपाल बसा हुआ है तो ये देश नहीं, ये राज्य नहीं बल्कि विदेश हो गया, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है, जिला टच कर रहा है। तो पहला पश्चिमी चंपारण है, दूसरा पूर्वी चंपारण है, तीसरा सीतामढ़ी है, चौथा मधुबनी। ध्यान रखना यहाँ पे छोटा सा जिला शिवहर है, शिवहर नहीं हो रहा है, मतलब शिवहर नहीं नेपाल के साथ टच हो रहा है। तो 3 जिला हुआ, चौथा जिला मधुबनी हो गया, 5वां सुपौल, 6ठा अररिया, 7वां किशनगंज। यानी कि नेपाल से जो है वो टोटल 7 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब आइए इधर वाले इलाके से, इधर ना यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो इधर जितने भी टच करेंगे वो उत्तर प्रदेश के साथ टच करेंगे। अच्छा, एक नीचे ये एक खोप दिखा होगा आपको, ये आप इसको ठीक से बारीक से देखिए। ये कैमूर के पीछे ना थोड़ा सा बढ़ के आ गया है, आगे थोड़ा सा आगे बढ़कर के आ गया है, मतलब ये 2 राज्यों से टच कर रहा है। ये रोहतास जिला ऊपर से एक बार देखते हैं। पहला पश्चिमी चंपारण तो टच कर ही रहा है उत्तर प्रदेश के साथ में, दूसरा गोपालगंज देखिए, गोपालगंज भी टच कर रहा है, तीसरा सिवान देखिए, सिवान भी टच कर रहा है, देख पा रहे हैं सिवान। उसके बाद देखेंगे सारण, यहाँ पे सारण है, यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, तो सारण भी टच कर रहा है। अच्छा, सारण जब टच करेगा तो उसके जस्ट नीचे ये भोजपुर है, अगर आप देख रहे होंगे तो भोजपुर भी टच करेगा। अच्छा, फिर बक्सर टच करेगा, फिर कैमूर टच करेगा, और आपको बताया ना ये नीचे वाला इलाका जो यहाँ तक निकल करके आ गया है वो इधर से टच कर रहा है, यानी एक जिला ये रोहतास है। यानी टोटल जो है 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ में टच कर रहा है। कौन कौन सा नीचे से चलते हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। क्लियर है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश के साथ में ये जिले टच कर रहे हैं। अच्छा, आप देखते हैं पश्चिम बंगाल के साथ में कौन कौन से टच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल इस साइड में है, पश्चिम बंगाल से 3 जिला टच कर रहा है। कौन सा? एक किशनगंज है, ये दूसरा किशनगंज के जस्ट बाद में अगर आप ये देख पा रहे हो तो थोड़ा सा पूर्णिया निकला हुआ है, तो यानी पूर्णिया टच कर रहा है, और उसके जस्ट नीचे कटिहार है, ये कटिहार टच कर रहा है, यानी 3 जिले टच कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे झारखंड बच जाता है। हम देख लेते हैं झारखंड से कौन कौन टच कर रहा है। हम झारखंड के इधर से शुरू करते हैं, यहीं से, यहाँ से झारखंड शुरू होता है, यहाँ से, यानी कि कटिहार पहला जिला जो झारखंड से टच कर रहा है। ठीक है, कटिहार के बाद में अगर आगे बढ़ेंगे आप तो भागलपुर पाएंगे, भागलपुर टच कर रहा है, 2 जिला हो गया। फिर ये बांका है, 3 जिला हो गया। जमुई है, 4 जिला हो गया। फिर ये नवादा है, 5 जिला हो गया। फिर गया है, 6 जिला हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो औरंगाबाद है, 7 जिला हो गया। और औरंगाबाद तो टच कर ही रहा है। इसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये रोहतास वाला इलाका भी टच कर रहा है। टोटल कितना जिला टच कर रहा है? 8। कौन कौन? रोहतास 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। टोटल 8 जिले टच कर रहे हैं। किससे? झारखंड से। यानी कि 7 जिले उत्तर प्रदेश, 7 जिले नेपाल से, 8 जिले उत्तर प्रदेश से, 8 जिले झारखंड से और 3 जिले वेस्ट बंगाल से। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो बहुत सामान्य आंसर है इसका, भागलपुर। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो बिहार में एक तो कैमूर टाइगर रिजर्व है, अभी बना नहीं है, घोषणा होने ही वाली है, हो ही जाएगी शायद इस बार। दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बिहार में, जो अभी वर्तमान में वो एक ही है, वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वही शुरू कर सकता है। हालांकि ये कांवर लेक बर्ड सेंचुरी भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं किया है। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी जो है, ये विदेशी पक्षियां आती हैं यहाँ पे और एक खास मौसम में आती हैं फिर चली जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। 11 में घोषणा हुई थी, 12 में स्थापना हो गया था। कब? 22 मार्च को। याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह साहब थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। याद रखिएगा। नीतीश कुमार वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई थी? देखिए, ये चुनावी एजेंडा था एक तरह से उस वर्ष का, उस समय का, तो ये चुनावी एजेंडा के तहत शुरू हुआ था, बिहार में ही शुरू हुआ था। ये बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? भाई उसी दिन स्थापना हुई थी, यानी कि इसमें इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग बिहार का निर्माण किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 73 में संयुक्त प्रांत सभा किया था? ये भी नहीं। यानी कि 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने में ये मनाया जाता है। क्लियर है? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्राप्त नहीं किया? देखिए, बिहार ने विशेष राज्य के दर्जा के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं है, अब मिलेगा भी नहीं। तो प्रावधान खत्म कर दिया गया है। कल भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है वो 918 है। इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और यहीं पे ध्यान रखिए, वो ये है कि शिशु लिंगानुपात याद रखना है आपको। शिशु लिंगानुपात जो है, जो कि 0 से 6 वर्ष तक के बीच में होती है, वो 935 है। अच्छा, इसके साथ एक बात और याद रखिएगा, वो ये कि सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब सर्वाधिक लिंग, मतलब जो जिला है, लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है। गोपालगंज में कितना है? 1021 है। और सर्वाधिक कम, सबसे कम जो है वो मुंगेर में है। मुंगेर में सबसे कम है बिहार का, वो कितना है? 876 है। बंदूक के दम पर यहाँ लड़कियां पैदा ही नहीं होती, ये दिक्कत है यहाँ का। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? इसका उत्तर देखने के लिए आपको मैप पर चलना पड़ेगा। आइए मेरे साथ मैप पर, यह है मैप। अब देखिए, यहां है पटना,
पटना का एक तरफ से ये देखिए, ये कौन सा जिला टच कर रहा है? भोजपुर, एक जिला। दूसरा इधर से कौन सा जिला टच कर रहा है? सारण। फिर कौन सा है ये? वैशाली, 3 जिला हुआ। फिर चौथा है समस्तीपुर। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बेगूसराय। बेगूसराय से फिर नीचे से मुड़ेंगे तो लखीसराय। लखीसराय से फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शेखपुरा से नहीं हो रहा है, लेकिन नालंदा से हो रहा है, खूब लंबा सा। फिर नालंदा से हो रहा है, नालंदा से यहाँ तक आ गया। फिर नालंदा के बाद में आगे बढ़ेंगे तो जहानाबाद आपको मिलेगा। फिर जहानाबाद से टर्न लेंगे तो अरवल मिलेगा। यानी कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जिले से टच कर रहा है ये? 9 जिले से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, 9 जिला आंसर हो गया आपका। क्लियर है? तो आपको मैप पर एक बार देखना पड़ेगा, सारे जिलों का तो मत देखिए, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप पटना का देख करके जाइए, जो बड़े जिले हैं, पटना राजधानी भी है एक तरह से। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान पहला है। बिहार का साक्षरता दर इतना खराब है कि आप इसको पूछिए ही मत। बिहार में जो टोटल साक्षरता दर है वो 61.80 है। 61.80 है। अगर आप पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों का 71.2 है पुरुषों का, और अगर महिलाओं की बात करेंगे आप तो 51% है। अच्छा, अब अगर इसमें ये पूछ लें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जब भी आएगी तो उसमें रोहतास का नाम लिया जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अगर आप इस पर गौर से करेंगे तो यहाँ पूर्णिया है, पूर्णिया आएगा। अच्छा, अगर इसमें पूछे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसमें है, तो वो रोहतास के पास में ही है। कितना है? 82.88%। आप नहीं भी याद रखेंगे तो जिला याद रखिएगा। कारण न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कौन सा है, तो वो पूर्णिया के पास में है। लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो रोहतास है, वही न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तब पूर्णिया नहीं होता है, तब ये बढ़ करके हो जाता है कौन सा जिला? सहरसा। कितना सहरसा में? 41.68%। क्लियर यहाँ तक? इसको आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है राजकीय वृक्ष। यहां ध्यान रखना है कि बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष राजकीय वृक्ष नहीं, वो राजकीय चिन्ह है जिस पर 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष दिखाया जाता है। क्लियर यहां तक? अगला पढ़िए, बिहार राज्य की राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार राज्य की राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया दिवस कब मनाते हैं? ये 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस। इसको याद रखिएगा, ये आपके काम का हो सकता है, पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है? आपको भी बताया था मैप पर, अब आपको अपने हिसाब से बताना है। गया लगता है क्या? नहीं। गया लगता है किसे? नीचे वाला इलाका है, तो नीचे वाला हिस्सा लगेगा झारखंड से। बक्सर लगता है क्या? बक्सर नहीं लगेगा, क्योंकि बक्सर है साइड वाला का, इस साइड में बक्सर आता है, तो ये उत्तर प्रदेश से लगेगा। तो कौन सा जिला बच रहा है? कटिहार। यही आंसर होगा आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा कर दूं मैं इसको। हाँ, नागी नक्टी डैम, नगी नक्की लिखा है लेकिन नागी नक्टी होता है। पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई में स्थित है। ये नागी नक्टी डैम जो है ये जमुई में स्थित है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, ध्यान रखिएगा। बिहार का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ये पूर्वी चंपारण है। आप अगर इन जिलों को देख रहे हो तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, इनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो हुआ यूं था कि दोनों बट गए। पूर्वी तो पश्चिमी चंपारण ने अपने यहाँ वृक्ष बढ़ा लिए, मतलब वन बढ़ा लिए, तो वन सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में है, और पूर्वी चंपारण वन नहीं बढ़ा सकता तो इसने जनसंख्या बढ़ा ली, तो ये 50 लाख के आसपास चला गया। फिर दूसरे नंबर पर पटना के बाद पूर्वी चंपारण नहीं आता है। क्लियर है? आइए अगले वीडियो में। अगले प्रश्न कह रहा है कि अशोककालीन लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में, ये इसी जिले में लौरिया नंदनगढ़ है। यहाँ पे कई चीजें हैं, मैंने कहा दोनों बड़ी ऐतिहासिक जगह है, तो यहाँ कई चीजें हैं। यहाँ पे पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सीतामढ़ी जिले का मुख्यालय कहाँ है? सीतामढ़ी जिले का मुख्यालय डुमरी है, डुमरा है। डुमरा मतलब सीतामढ़ी कोई स्पेशल मुख्यालय नहीं है, मतलब जैसे पूर्वी चंपारण है ना, तो पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है, वैसे ही सीतामढ़ी का कोई स्पेशल जगह नहीं है। जैसे पूर्वी चंपारण का स्पेशल नहीं है, वैसे सीतामढ़ी का स्पेशल नाम नहीं है, उसका एक जगह है, जगह का नाम क्या है? डुमरा। डुमरा वही स्टेशन के पास में पड़ता है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जमालपुर कहाँ स्थित है? ये मुंगेर में है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है, ये भी डरना है आपको। लिंगनपात वाला जिला गोपालगंज है, और पास में सिवान, वही बढ़िया है। अगला है फारबिसगंज कहाँ स्थित है? फारबिसगंज अररिया में स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मैंने किसी वीडियो में छपरा बता दिया था, तब उन दिनों छपरा हुआ करता था, ध्यान रखना, सिवान हो गया वो, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान के जीरादेई में हुआ था। गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी हैं, और गोपालगंज भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, बेहतर है। हथुआ अनुमंडल किस जिले में स्थित है? हथुआ अनुमंडल भी गोपालगंज में स्थित है। शिवहर एक जिला के रूप में कब स्थापित किया गया था? ये 1994 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? रघुनाथ झा साहब के सांसद हुआ करते थे, वही उन्होंने स्थापित किया था। शिवहर के बारे में और है कि ये छोटा जिला है, यहाँ ये न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति वाला इलाका भी है, ये जिला भी है। दूसरा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी है। अच्छा, इतना ही नहीं, यहाँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी है। ये मैं प्रतिशत नहीं कह रहा हूं, मैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा हूं। तो शिवहर कई चीजों में जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। शिवहर से एक ना एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं वो। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुर धाम किस जिले में स्थित है? ये बक्सर में स्थित है। प्रश्न अगला, सुपौल जिले का क्षेत्रफल कितना है? अब ये थोड़ा ना कोई याद रखेगा, झूठ मूठ का याद रखेगा, अभी नहीं याद रख पाइएगा। हर जिले का कौन याद रखता है? लखीसराय जिला किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मुंगेर के अंतर्गत आता है। बौसी मेले, ये भी नहीं याद रख पाएगा कोई दोनों। अगला प्रश्न है कि बौसी मेले का संबंध किस जिले से है? तो ये बांका जिले से, यहाँ बौसी मेला लगता है। पटना में कौन सा है? पटना में पटन देवी है, पटना में पटना साहिब है, पटना में हनुमान मंदिर है, तो इसको याद रखेगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना में, इसे पटना साहिब उसको बोलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति कह रहा है, जनजाति नहीं कह रहा है, तो इस मामले में गया है। अगर जनजाति कहता तो पश्चिम चंपारण होता। लीची की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर है, वहां के शाही लीची को अब जीआई टैग मिल गया है। कुशेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर धाम जो है वो दरभंगा में स्थित है, आप इसको याद रखें। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत भीड़ लगती है, वहां मेले होते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध गुरु सारिपुत्र का जन्म किस जिले में हुआ था? नालंदा में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किस जिले में स्थित है? ये भागलपुर में है, यहीं पे गंगा डॉल्फिन बनाया जा रहा है, भागलपुर में ही। और नालंदा जो है, नालंदा में बौद्ध रिसर्च सेंटर है, मतलब बौद्ध केंद्र है, जो कि यूनिवर्सिटी उसको बना दिया है, जो पुराने यूनिवर्सिटी उसको बना दिया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के किस स्थान पर हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। हालांकि हरिहरपुर जो है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और ये हाजीपुर के पास में है। ये तीनों एक ही जिले में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लकर शाह की मजार किस जिले में स्थित है? ये भोजपुर में है। सोमनाथ महादेव मंदिर सौराठ किस जिले में स्थित है? ये मधुबनी जिले में स्थित है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से संबंधित है? सारण से स्थित है। कौन सा जिला 1990 में पूर्णिया जिला से अलग होकर के स्वतंत्र जिला बना? तो वो किशनगंज है। आप मैं पर इसको देखिए, पूर्णिया है और ये किशनगंज है, इससे स्वतंत्र होकर किशनगंज बना है, ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों एक दूसरे टूट करके लगना है। गोगाबिल झील किस जिले में स्थित है? गोगाबिल झील जो है वो ये कटिहार में स्थित है।
देख रही है, कटिहार में स्थित है गोगाबिल झील। अगला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए मगध की जो राजधानी थी ना, पहले गिरिवृज था। गिरिवृज कहाँ है एक बार मैं पर आप समझिए, नालंदा देख रहे हैं आप, यहीं पे गिरिवृज है, उसको राजगीर कहा जाता है, जिसको राजगीर भी कहा जाता था, तो यही है गिरिवृज, जिसको नालंदा कहते हैं। ये 5 पहाड़ों की तरफ से घिरा हुआ जमीन है नालंदा, तो इस चीज को याद रखिएगा, भी पूछा हुआ प्रश्न है किसी जमाने में। तो सबसे पहले गिरिवृज था, उसके बाद में पाटलिपुत्र हुआ, हालांकि कुछ समय तक वैशाली भी रहा। तो इसमें उपयुक्त आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर पूछे त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में आपको कौन सा बताना है? बौद्ध धर्म बताना है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? मैंने कई वीडियो में बताया है, एक ही साथ रिदम में बताया है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। क से कनिष्क, क से कश्मीर, आगे कनेक्ट, क से कनिष्क, क से कश्मीर, क्लियर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दरअसल महर्षि कणाद जो थे, उन्होंने परमाणु दर्शन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, लेकिन महर्षि कणाद का नाम इसमें है नहीं, इसने पूछा दर्शन ने किया था, तो महर्षि कणाद जिस दर्शन को दिए थे उसका नाम था वैशेषिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अपने अभिलेख, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे अशोक अपने सामान्य लेख में। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? देखिए इसका आंसर तो बीपीएससी ने पहले टाइम में सुश्रुत माना था, बाद में ई मान लिया था, तो आप तय कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाईं ओर जो लिपि इधर से इधर जो लिखी जाती है ना, वो खरोष्टी लिपि है, बाकी सारी इधर से इधर लिखी जाती है, बाएं से दाएं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? चारों ही व्यापार थे, मतलब ताम्रलिप्ति और बहुत बड़े व्यापार थे, लेकिन कल्याण और कैम्बे भी छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह थे, ये भी काम में आते थे। 9 जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणी काल मेगालिथिक साइट्स के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? विशेषज्ञ जो थे दिल्ली से आए थे, वो कैमूर जिले का दौरा किया। तो करंट अफेयर का प्रश्न था, लेकिन क्या पता कब उन पगला जाए। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था, इसको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? किसी ने नहीं लिखा, ज्ञात है, पता नहीं चला आज तक कौन लिखा इसको। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी? वो बालपुत्र देव था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने इसको प्रतिपादित किया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? राजगीर में हुई थी बौद्ध संगीति। अच्छा ये राजगीर में हुई थी ना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय इसके शासनकाल में की थी। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के साल में, हर्षवर्धन, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। इसमें बताया गया है कि 30 लोगों की एक टीम हुआ करती थी जो काम करती थी 6 समितियों के माध्यम से। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक का धम्म जो था ना, वो एक तरह का नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता था, तो उसमें शांति और अहिंसा भी था, उसमें धार्मिक सहनशीलता भी था, तो ये इसका ऑप्शन ई होगा। त्रिपिटक किसकी संबंधित पुस्तक है? अभी आपको बताया था किससे संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए कौटिल्य का विषय लिखा नाम है इसका अर्थशास्त्र। अच्छा कौटिल्य के कई नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब इन्हीं के नाम है। और पुस्तक कौन सा लिखा? अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है उसमें उन्होंने राज्य के सिद्धांत की बात की है, मतलब कैसे शासन करना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, शासन का सिद्धांत है सिर्फ उसमें। तो यही है कि शासन कला, सिद्धांत और अभ्यास है उसका। ध्यान रखना ये अर्थशास्त्र है तो आर्थिक संबंध है, कई लोग मार लेते हैं, गलत है ये, ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न कि मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका मुकाबला किया। चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक पहले भारत में एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था घनानंद। तो घनानंद या धनानंद, पता नहीं क्या इसका नाम ओरिजिनल, धनानंद है। तो ये इसके दरबार में गया चाणक्य कहने कि चाणक्य उठो, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है। तो इन्होंने उठने से मना कर दिया और चाणक्य को उठवा के फेंकवा दिया, चोटी पकड़वा, टिक पकड़वा करके। तो चाणक्य उस दिन प्रतिज्ञा किया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बादशाह बनाऊंगा जो तुम्हें खत्म करेगा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को बादशाह बनाया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, और उससे फिर हमला करवाया घनानंद को, और घनानंद को निपटाया। तो जब घनानंद को निपटाकर जब चंद्रगुप्त बादशाह बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य, तब उसी समय सेल्यूकस जो कि उसका सिपाही हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था सिकंदर का, उसने भारत पर हमला किया। तो जब सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया तो चाणक्य ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिलवाया चंद्रगुप्त के माध्यम से, और उसी में तय हुआ कि तुम अपनी बेटी का ब्याह चंद्रगुप्त से करोगे। क्या नाम था उसके बेटी का? नाम हेलेना था शायद नाम उसका। तो उससे उसका ब्याह कर दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर उसने अपना एक दूत भारत में छोड़ दिया जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में पूरा वर्णन किया है उस समय के राजकाज का। तो अभी पता चलेगा कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, मैं बता नहीं रहा हूं, आगे वही प्रश्न है तो इसलिए नहीं बता रहा। अगला प्रश्न, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम शासक उसमें बताया था मैंने आपको, तो अंतिम शासक थे हरित सिंह, पहले प्रथम शासक थे नान्यदेव। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था किस नगर में? राजगिरी में। देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, पहला हुआ है राजगिरी में, ठीक है, राजगिरी में। अब मैं फिर इसको समझिए, राजगिरी जो है वो नालंदा में, तो पहले राजगिरी में हुआ, अब कूद करके वैशाली चला गया दूसरा, बीच में पटना है। एक बार मैं मैप साफ करूं पहले। हाँ अब देखिए, तो पहला हुआ राजगिरी जो कि नालंदा में यहाँ होगा, इसके बाद में बीच में ये पटना आपको दिख रहा होगा ये, तो बीच में कूद करके चलेगा दूसरा करने वैशाली में, ठीक है। जब दूसरा वैशाली में कर लिया तब तीसरा करने पटना में है, और तीसरा पटना में करके तब होगा काश्मीर यहाँ पे, क्लियर है। 4 हुआ, पहला राजगिरी यानी कि नालंदा में, नालंदा नहीं पूछता, राजगिरी पूछेगा आपको फंसाने के लिए, इसलिए आपको राजगिरी याद रखना पड़ेगा। राजगिरी अब राजगीर बन गया है, वर्तमान में राजगीर है यहीं पे। यहीं पे अगर आप बीपीएससी अगर सिविल सर्विस एग्जाम अगर पास करेंगे आप, तो यहाँ पे डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग, यहीं पे नालंदा में राजगीर ट्रेनिंग सेंटर है। तो राजगीर, फिर वैशाली, फिर पटना, और फिर कहाँ? काश्मीर में, क्लियर यहाँ तक। आइए अगला पढ़ते हैं। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में उदंतपुरी। अगला प्रश्न, चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी कब? 515 से 520 ईस्वी तक। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? वो 2 वंशों से, एक महामेघवाहन वंश और चेदी वंश, 2 वंशों से हुआ है, मतलब दोनों का एक ही नाम है। जैसे आपका नाम घर में बिट्टू होगा, बाहर अनीता होगा, कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग नाम होते हैं एक ही व्यक्ति के। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और कुंडग्राम किसका जन्म हुआ था? कुंडग्राम में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध, सॉरी महावीर जैन का। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, अभी बताया था आपको। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी गिरिवृज थी, राजगृह, ठीक है, वर्तमान में। अजातशत्रु के वंश का नाम कौन सा है? हर्यक वंश था अजातशत्रु का वंश का नाम। और तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? मैंने अभी आपको बताया था। पहले कौन सा हुआ था? पहले हुआ था नीचे यानी राजगीर। दूसरा ऊपर चले जाएंगे तो कहाँ हुआ था? वैशाली। तीसरा कहाँ है? पाटलिपुत्र यानी पटना, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का वंश है? ये चतुर्थ पीढ़ी का वंश है ये, मतलब इसमें चतुर्थ माना है, कहीं ने पंचम मान लिया, कहीं खष्टम मान लिया, तो इसलिए प्रश्न को ब्लैक लिस्टेड में रखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा गणतंत्र स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था, मतलब यहाँ सबसे पहले रिपब्लिक स्टेट हुआ करता था ये। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? उदयन था पाटलिपुत्र का संस्थापक। कई बार उदयन नहीं होगा तो आपको उसमें मारना पड़ेगा जो उसके तत्कालिक ऑप्शन के हिसाब से होगा। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन पड़ा? मैंने बताया था ना, गणानंद आखिरी शासक था, तो उसके मरने के बाद में मौर्य वंश का शासन हुआ। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां स्थापित की गई थी? मैं वही पूछा है, रिपब्लिक वाला मामला कहां है? वैशाली में है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। आया किस समय में था? हर्षवर्धन के समय में आया था। किस स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? कौन है वो? इंडिका। इंडिका किसने लिखा था? वही सेल्यूकस का दूत। क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में बहुत विस्तार से बताया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। मतलब जब तीसरी संगति हो रही थी तो पटना में हुआ था। उस समय कौन राजा था? अशोक था। वही उसी समय अशोक ने धर्म की नीति का पालन किया था, मतलब उसने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, आप धर्म के तहत हम राज्य चलाएंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? गणानंद था सिकंदर महान के समय, आपको बता चुके हैं अभी। विक्रमशिला। गणानंद के बारे में धनानंद के बारे में और जान लीजिए। लोग कहते हैं कि बहुत भ्रष्ट आदमी था, इसने पैसे नदी के नीचे खुदवा करके छुपवाए थे, बहुत उस टाइप का इंसान था ये। आलसी बिलासी भोगी बिलासी व्यक्ति था धनानंद। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किसका? लकड़ी का। इसकी सूचना कहां से मिलती है? उसी से, उसी मेगास्थनीज की किताबों से। बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? अजीवकों ने। देखिए बराबर में जो गुफा थी ना, बराबर की गुफा जो गया में है, वो मतलब उनको दो लोगों ने बनाया था, अशोक और उसका पोता दशरथ, दो लोगों ने बनाया था। तो आएगा आगे प्रश्न। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ, उसमें उसने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख रुपए दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? झांसा था एक तरह से। हुमायूं को झांसा दिया था शेर शाह सूरी ने, जिसका नाम शेर खान भी है। इस चक्कर में फंस गया हुमायूं और इसी चक्कर में चौसा के युद्ध में मारा गया, मतलब हार गया वो। फिर उसके बाद कन्नौज में भी हार गया, तो शेर खान था, ठीक है। बैरम खान जो थे, बैरम खान अकबर के समकालीन थे, अकबर का एक तरह से केयर टेकर थे वो। इन्होंने पानीपत की द्वितीय लड़ाई में अकबर के साथ भाग लिया था, यानी लड़ा तो इसी ने था, अकबर उस समय बच्चा था। अगला प्रश्न, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के दौरान विद्रोह किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और ये व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ये अभियान करने इधर आया था। अगला प्रश्न, पिटरा डिवरा प्राचीनकारी जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करना इसका मुख्य काम माना जाता है। तेरे कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है। ये करंट का सवाल था, कुछ हुआ था, कुछ मतलब आर्कोलॉजी वाले लोग आए थे तो उन्होंने ये करंट के तहत इसका मजाक ढूंढा था तो अखबार में छाप दिया था, वरना इतना तहदार प्रश्न कौन पूछता है? नालंदा में है ये। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? वही बख्तियार खिलजी था, जिसने जलाया था, बाद में मरा ही वहीं पे बिहार में ही। बख्तियारपुर स्टेशन है इसके नाम पे अभी भी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? ये मलिक मोहम्मद जानी को था, ये बात को हराया था, जानी को बनाया था। औरंगजेब ने बिहार के किस प्रांतीय सूबेदार, औरंगजेब ने बिहार में किसे प्रांतपतीय सूबेदार नियुक्त किया था? अजीमुस्तान को नियुक्त किया था। बाद में इस अजीमुस्तान को इसका भाई कत्ल कर दिया, इसी का बेटा फर्रुखसियर बना, जिसने भाई जो था जहांदर शाह था उसको मारा था, तो अजीमुस्तान था। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने विकल्प दिया था? ये कई कर थे इसमें, कई लोगों ने असली कर तो चौकीदारी करता, लेकिन अब इसमें कई कर आ गया, मालवा कर, विकास कर, हाथी कर, उपयोग से कोई नहीं, तो ये असली कर चौकीदारी करता। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? कुछ कैदी बंद थे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, तो बंद थे जेल में, तो सरकार ने कहा कि भाई मतलब मुख्यमंत्री को कर दे श्री कृष्ण, उन्होंने कहा गवर्नर से कि उसको छोड़ दो, सारा पावर गवर्नर के हाथ में था, तो गवर्नर नहीं चला, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया सरकार का। तो ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतख मियां था। बतख मियां मोतिहारी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे ना पूर्वी चंपारण में, तो बतख मियां द्वार है, जो कि गुमनाम व्यक्ति इतिहास का, वो यही व्यक्ति है। हामिद अंसारी आप जानते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, बकवास है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद ने की थी। राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण से जुड़े हुए थे और प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह साहब ने की थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उसमें से एक पुस्तक ये भी है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये पहले गवर्नर थे और अंतिम भी हो गए उधर, मतलब बिहार का मतलब का कोई बना भी नहीं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 4 लोग थे इसमें, सिद्धू, कान्हू, भौरा और चांद, इसमें 2 लोग का दिया, तो इसलिए आंसर देना है। अगला प्रश्न, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। ये बीपीएससी ने प्रश्न पूछा, इतिहास का इतना गड़ा हुआ प्रश्न है ना, अब बीपीएससी 1-2 प्रश्न ऐसा पूछ ही लेता है कि जो आपको भी नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा, वो किताब में भी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रश्न होता है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। द्विशासन प्रणाली का मतलब द्वैत शासन, और द्वैत शासन कब हुआ था? अगस्त की संधि जब हुई थी, मतलब इलाहाबाद की जब संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, तो उसी संधि के तहत दीवानी का अधिकार उसने मुगल बादशाह से ले लिया था। तो जब दीवानी का अधिकार उसने मुगल बादशाह से ले लिया तो मुगल बादशाह को लगा कि ये क्या ही कर लेगा, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ अंग्रेजों का जुल्म, जिसके बाद उसने लोगों को पैसा मतलब तड़पाना शुरू किया, लोगों को मतलब बुरे दौर में लेकर के ले गया। लॉर्ड विलियम बेंटी के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था, याद रखिएगा आप। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, खैर ये बता चुका हिस्ट्री में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था। स्वामी विवेकानंद ने 2 धर्म संसद में भाग लिया था, ये याद रखिएगा, पहला 93 में और दूसरा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में उन्होंने पेरिस में भाग लिया था। अच्छा, इसी के बीच में 93 और 1900 के बीच में 1897 आता है, इसी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उससे जुड़े ना रामकृष्ण मिशन से वो, हाँ।
अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे, गृह मंत्री भी थे। महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना ही क्या है। और बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में दो फैक्ट जान लीजिए। एक तो चुनाव लड़े थे सबसे पहले कोलकाता से संविधान सभा में, लेकिन जब वो बट गया तो उनको मुंबई से सीट खाली करा करके चुनाव लड़ाया गया और उनको बना करके फिर पार्लियामेंट भेजा गया। बी आर अम्बेडकर साहब को पहले कानून मंत्री थे वो, और इनकी वजह से हिंदू सेक्शन वगैरह कई सारे एक्ट आए हैं जो कि नेहरू जी बाद में लेकर के आए, जो इन्हीं के देन थे। हालांकि मैं बहुत डीप में आपको बताऊंगा, जरूरत नहीं आपको। 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंह भूमि में हुआ था, झारखंड में आता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वन एंड ओनली कुंवर सिंह। 82 वर्ष का इंसान, 80 वर्ष का इंसान अपने हाथ से काट करके अपना बाँ दान में दे दिया, और क्या यार, क्या इंसान रहा होगा। चंपारण में इंडिगो, देखिए क्या रंग बदल करके आया ये प्रश्न, आप देख लीजिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? नील भी तो लिख सकते थे भाई, आप कोई हिंदी माध्यम का व्यक्ति होगा, उसे इंडिगो नहीं समझ में आएगा तो फंसेगा बेचारा, नाटक है ये। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था। वो चले गए थे लखनऊ 1916 ईस्वी के अधिवेशन में, और ये पे जाकर गांधी जी को पैर पकड़ लिया कि बापू ऐसा नहीं चलूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा। तो बापू फिर वहां आए थे। 17 में आए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा 16 में मिले थे वो लोग, लेकिन 17 में आए थे। 16 में दिसंबर में तो मिले थे, तो साल क्या ही आते, तो अगले ही साल आए। बापू का पहले कोलकाता में उनका बड़ा मन लगता था रविन्द्रनाथ टैगोर के पास में, तो वहां मिले और वहां से आ गए। पटना होते हुए मोतिहारी उतरे तो उनको फरमान कर दिया कि ना, आप इसके योग्य नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। बापू ने कहा पागल हो गया, मेरा देश में कहीं रुक सकता हूँ, तुम कौन होते रोकने वाले अंग्रेजों को। तो बापू ने धड़काया होगा, फिर मान गए होंगे वो लोग। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? भारत का मैं बात कर रही है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था कहाँ? भारत में। मैंने प्रश्न पूछा था उस दिन की, मतलब महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ था? लोगों ने चंपारण टिक मार दिया। अरे मैं भारत की नहीं पूछ रहा भाई, मैं उनके जीवन की पूछ रहा हूँ। वो दक्षिण अफ्रीका में किया था उन्होंने। तो जब भारत का पूछा तो चंपारण, पूरे उनका ओवरऑल का पूछा तो दक्षिण अफ्रीका में। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच आए थे, सोरा का व्यापार करते, सोरा अफीम सूती वस्त्र का व्यापार करते थे ये लोग, दूध के दूल्हे नहीं थे ये। बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितना भागा? 3 कट्ठिया पद्धति का मतलब 20 कट्ठा, 20 कट्ठे का एक बीघा होता है बिहार में, तो 3/20 होता था, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की खेती करी, अनिवार्य था ये। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था, बांकीपुर। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ये कुंवर सिंह से तो प्रश्न आता ही है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। और आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा क्या करना, चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजों को कि बिहार को बांट दो, बिहार को बांट दो, बिहार को बांट दो। बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे भी, तो वो लोग दबाव में आ गए, फिर अंत में बिहार का बंटवारा हुआ। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगर किसानों की बात है ना, आपको कोई सुझे ही ना लगे कि सब भूल गए हैं, गड्ढमड हो गया दिमाग में, घोल गया सारा, कॉफी की तरफ फेंट दिया आपने, तो स्वामी सहजानंद को खुद जाइए कि यही हो सकते हैं। और आपका मतलब 5 तुक्के में 4 तुक्का तो सही हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर। फिर देखिए नया प्रश्न आया है रंग बदल करके। पहला प्रश्न, करा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में की थी। और क्या व्यापार करते थे? अफीम, सोरा मतलब बारूद। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था। अगला प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अंबाबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सतनकृत्यायन ने किया था। अंबाबारी सत्याग्रह इसको बोलते हैं। राहुल सतनकृत्यायन घूमने के बहुत बड़े अल्हड़ व्यक्ति हैं, मतलब बहुत घूमना पसंद करते हैं। उनका किताब है घुमक्कर शास्त्र। वो एक बार गए घूमने तिब्बत, उनको बड़ी सारी पुस्तकें मिल गई, तो कैसे लेकर के आते? तो उन्होंने खच्चरों पर बोरे में पुस्तकों को ठूस ठूस के खच्चर पर लादा और खच्चर को हाँकते हुए गांव लेकर के आ गए। अगर आप गांव में कभी देखेंगे तो देखेंगे खच्चर पर लोग सिलवट बेचने आते थे पहले, पुराने जमाने में, अब नहीं आते हैं वो। तो वैसे ही वो पुस्तक लादे और लेकर के आए। बहुत पढ़ाकू व्यक्ति थे, बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे, गजब इंसान था राहुल सतनकृत्यायन। आप इनके पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाएंगे, आपको लगेगा क्या इंसान है यार ये। दशहर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सकाराम देवस्कर ने दशहर पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बिहार में सर्चलाइट प्रकाशन समाचार पत्र का संपादक कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं था इसमें। सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आदिवासियों ने कहां करेगा आदिवासी? अब चूंकि जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय झारखंड है नहीं, पुराना प्रश्न होता तो इसका उत्तर मार देते बिहार, झारखंड साथ में था, तो झारखंड है ही नहीं, दूसरा इसमें कहीं आदिवासी पाए नहीं जाते, न पंजाब में, न सिंध में, न काठियावाड़ में, तो ये हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न, मतलब इसका ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? फिर लिखा है भारत में, रंग बदल क्या है प्रश्न, कहां होगा? चंपारण। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे। ये मुरली बितिहारवा एक जगह है पश्चिम चंपारण में, वहां के रहने वाले थे, गांव का नाम भी पूछता है कई बार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। बंगाल और बिहार के भूमि का किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1865 में। पंजाब किराएदारी अधिनियम इसी साल आया था, 85 के आसपास में, 1885 में। और इसी साल हिंदुस्तान में, भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए ह्यूम के द्वारा। बिहार कब से स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 ईस्वी में स्वतंत्र प्रदेश बना, घोषणा 11 में हो गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। 1897 ईस्वी में 2 काम हुए थे। एक काम था कौन सा? हाँ, इसी समय स्वामी विवेकानंद ने स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन की। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ है? कई लोग हैं इसमें, स्वामी सरस्वती, वेदांत शर्मा, करण शर्मा, कई लोग हैं इसमें जुड़े हुए, तो यूपी में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई थी कब? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री का नेतृत्व किया था? वो श्री कृष्ण सिंह थे, कांग्रेस मंत्री का नेतृत्व करने वाले। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 में किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका निकाला था, पत्रिका का नाम क्या था? हुंकार था। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। इसमें किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। 1922-23 के में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में 2 लोग थे, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, दोनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन ई होगा। 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? उसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कई लोग थे। राजेंद्र बाबू तो अध्यक्ष ही थे, जगजीवन राम तो थे ही, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र और एन सिन्हा तो थे ही उसमें। श्याम नंदन प्रसाद मिश्र मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूं।
अगला प्रश्न, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था, कुछ दिन के लिए ही थे, इसके बाद में सेक्रेटरी सिंह फिर बन गए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? फिर वही प्रश्न रंग बदल कर है, कौन? बाबू कुंवर सिंह। किसने यूरोपीय नील बागानों के मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था? वही शुक्ल जी। बिरसा को स्वतः हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900। बिरसा को 2 बार पकड़ा गया था, एक बार पकड़ के फिर छोड़ दिया था कुछ सालों के लिए 1990 के आसपास, 1995 के आसपास में। फिर जब छूट कर विद्रोह शुरू कर दिया, तब जब विद्रोह किया तब भयंकर विद्रोह किया बिरसा ने। आपकी जगह मैं डायरेक्ट तुम तरह का कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ये कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि अपने जेपी जी थे। इनको लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र बाबू छोड़ दिए थे। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। इसके तुरंत बाद 1857 की क्रांति हो गई, उसके तुरंत बाद सन्यासी विद्रोह हुआ था शायद, हाँ उसमें हुआ था ना? नहीं, सने पहले हुआ था। निम्न अचानक पूर्ति करे कि किराएदारी अधिनियम कब आया था? बता ही चुके आपको, 85 में आया था। अगला प्रश्न है कि 1920-22 के में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उसकी जीत हुई, क्योंकि गांधी जी, दरअसल हुआ क्या था कि गांधी जी अब तक जितने सत्याग्रह करते थे सब में जीत जाते थे, तो लोगों को लगा कि यार ये भगवान का रूप है क्या, और लोग उसको धर्म से जोड़ दिए, मतलब धर्म का प्रतीक मान लिया गांधी जी को। गांधी जी सत्य अहिंसा सब अपना ही लिए थे, शाकाहारी व्यक्ति थे, गीता को मानते थे, तो लोगों को लगता गांधी जी भगवान का ही रूप है, तो गांधी जी का ये जलवा था। निम्नलिखित में से अगर गांधी जी के जलवा को और स्पष्टली समझना हो ना तो आप प्रेमचंद के गोदान को पढ़िए। गोदान में आपको लगेगा गांधी जी हैं, और वो भी उसमें भी समझ में ना आए तो एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, महाकाव्य की उसको दर्जा प्राप्त है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा को पढ़िए, आपको बिल्कुल मतलब आपका खून खोल जाएगा। अगर आप निगेटिव में जा रहे होंगे जीवन में तो उस कविता को पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। गजब शानदार कविता है, मतलब भगवान राम पे लिखी गई है। ये राम एक तरह से महात्मा गांधी के प्रतीक भी है उसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, इनमें से बिहार का किसान नेता कौन सा था? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ पटेल बिहार के नहीं थे, गुजरात के थे। अब बच गया स्वामी विद्यानंद बिहार के नहीं, अवध प्रांत के साइड में थे, तो ये कौन सा बच गया? सहजानंद सरस्वती। बाद में इनको छुरा घोप दिया था सब, इससे इनकी मृत्यु हो गई थी। किस क्षेत्र में राहुल सिंह कृत्यान ने 1920 में असहयोग आंदोलन से किए थे? छपरा के में निवास करते थे राहुल सिंह कृत्यान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं सीधा ऑप्शन कहता हूं, 1857 में दरभंगा, डुमरा और इटावा के महाराजाओं ने अंग्रेजों को मदद किया था पैसा लेकर के। किसने दुखी हृदय से छद्म नामों के तहत लेकर के चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो मीर मोहम्मद मुनीस थे, इन्होंने चंपारण के को इंगित किया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ये दीप नारायण सिंह जी थे, इनके प्रयत्न से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था? बांकीपुर, पटना ही है, बांकीपुर को बोलते हैं इसको, नहीं हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब? 1921 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। मधुबनी का पेंटिंग जो है बड़ा मशहूर है, ठीक है, और गया में यूरेनियम का भंडार है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी कब दे दिया था? पहले ही बताया था आपको, 12 अगस्त 1665 ईस्वी में, इलाहाबाद की संधि इसको बोलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। प्रफुल्ल चाकी बाद में आत्महत्या कर लिए, खुदीराम बोस को पकड़ के लटका दिया गया। तो ये वहां का खेल है। हाँ, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे राष्ट्रीय नेता। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? बाद में उन्होंने पार्टी बनाई थी सोशलिस्ट, पहले तो कांग्रेस में थे वो। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण यह था कि जमींदारों के लिए जो जमीन पर वंश का परंपरागत अधिकार है उसको हस्ताक्षरित कर, मतलब बांट दिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए, स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार ही में बहुत अफीम उगता था। वर्ष 1899 में या 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा जी थे। और 55 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडो को मार गिराया था? वो मेजर बारो था, दरोगा था, ये बदमाशी करता पीट दिया वहां पे लोगों ने, मार ही दिया लोगों ने। बिहार के अगर आप होंगे तो आप जानते होंगे, भूंजा भूजने की बर्तन इसको हाड़ी बोलते हैं, हाड़ी से मारा था। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, ये मुझे हंसी आ गई थी उसमें। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र घोष थे बिहार के। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। उस समय सियादास जेल में थे, वहीं से उसकी अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्रांतिकारियों को, उनको जाता है, उन लोगों ने ही फैलाया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था, त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, बाद में इसको हटा दिया कुछ ही दिनों बाद में। रॉबर्ट क्लाइव जब गया, जो गया इसको इधर से हटा दिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहां? पटना में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? राजेंद्र बाबू जुड़े हुए थे किसान आंदोलन के साथ में। महात्मा गांधी जो थे, इनके सहयोगी और 1942 में हुए पकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए थे, रेल सेवा पूर्णतः ठप हुए थे। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है? उसमें अधिकतम प्रभावित जिला मुंगेर था, ध्यान रखिएगा। आंसर पता नहीं कि उसमें पटना दिया, लेकिन मुंगेर इसका आंसर था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण, उस समय तो बच्चे ही रहे थे, तो ये संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी साहब थे, नारायण सिन्हा थे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने बुलाया था। देखिए, इसमें राजेंद्र बाबू भी हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ऑप्शन ई नहीं है तो मजबूरी कौन सा है? मजबूरी है कि इसमें सी ही मारा जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किस बेगूसराय में जो चौकीदारी कर आंदोलन हुआ था वो सविनय आंदोलन के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। 1908 ईस्वी में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी बैट बेगारी पर। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था बिरसा मुंडा के विद्रोह के तुरंत बाद में, उसी को भरपाई करने के लिए आया था। तो उसमें बैट बेगारी प्रथा होती थी, मतलब फ्री में लोगों को कटवाते थे अंग्रेज लोग, तो इसके लिए कानून बना दिया, फ्री में नहीं कटवाएंगे, उसके लिए पैसा देंगे तुमको। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लोगों, लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। ये बात उस समय एक तरह से थर्ड नंबर की पोजीशन या सेकंड नंबर की पोजीशन मान लीजिए। पटेल साहब थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था नेहरू जी को कि यार ऐसा नहीं कर सकते, बचाना पड़ेगा बिहार के राज्यों को, क्योंकि उस समय यहाँ दंगा हो रहा था बिहार में, मुस्लिम लीग ने दंगा शुरू कर दिया था बंटवारे को खेल नौटंकी करने के लिए।
अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? 1934 ईस्वी में हुई थी। बिहार में अलग प्रांतों के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर शशिनारायण सिन्हा ने किया था, मैंने आपको बताया था। इसके बाद 1911 में तो ये बट गए, हम बात करके आगे बिहार अलग हो गए। 12 में फाइनली हो ही गए हम, 11 में घोषणा किया, 12 में हम हो गए 22 मार्च को, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन उसके बाद में ना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हमसे उड़ीसा भी अलग हो गया और उत्कल दिवस मनाने लग गया, तो ये याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? ये मुंगेरा प्रभावित रहा था। देखिए 57 में मुंगेरा प्रभावित रहा, लेकिन उसके बाद इसने इतना दंगा फैला कि ट्रेन की पटरी तक उखाड़ दिया था इसने। अगला प्रश्न, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह को विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से बताइए। सबसे पहले रोहिणी में हुआ, उसके बाद पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में हुआ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, वो भागलपुर राजमहल था, यहीं पे हुआ था संथाल विद्रोह, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कुछ दिनों के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी और 1823 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? बहावी आंदोलन का केंद्र बन गया था ये। 1866-67 में नील खेतिहरों ने के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। देखिए चंपारण नील का हमेशा गढ़ रहा है और मुजफ्फरपुर साथ में रहा है, तो इसीलिए उस क्षेत्र की पहचान कर जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसके लिए जुड़ा था? नील की खेती 3 कठिया की पत्ती के लिए। कब जुड़ा था? 1917 ईस्वी में। मुंगेर में बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी का मांग। बहरिया ताल में जो विरोध हुआ था उसका एक ही उद्देश्य था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। ये आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। हाँ, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने किया था 1763 ईस्वी में। इसी के बाद 1764 ईस्वी में हुआ था युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। हुआ यूं था कि ये उसने मतलब क्या कहते हैं, नवाब मीर कासिम जो था ये अंग्रेजों से लड़ करके वहां से मार काट मचा करके भागा और पटना में मारते हुए निकला यहाँ से, पटना में वो अधिकार कर लिया। हालांकि अपदस्थ हो चुका था तब तक मीर कासिम के बजाय मीर जाफर को वापस से राजा बना दिया गया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ला। कहां मिले थे ये दोनों? ये लखनऊ में मिले थे। तो लखनऊ में क्या हो रहा था उस समय? 2 काम हो रहा था। लखनऊ का अधिवेशन होता जिसमें पहला काम मुस्लिम लीग की बैठक साथ में हो रही थी और दूसरा उसमें राजकुमार शुक्ल गए थे। अध्यक्षता किसने की थी? मजुमदार साहब ने की थी, अंबिका चरण मजुमदार। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहां? मोतिहारी में। फिर क्या हुआ था? उन्होंने स्टे हटा लिया था गांधी जी पर से। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने की थी। लेकिन बाद के दिनों में कांग्रेस का ऑफिस अभी भी ऑफिस है, बिहार में है भी है, पटना में जाएंगे सदाकत आश्रम है, कांग्रेस की ऑफिस है। इसमें राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में जब रिटायर हो गए तो पटना गए और वहीं पर रहने लगे थे। कुछ ही साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो क्या बोलते हैं ना कब्र वहीं पे है, पास में, मतलब सामने है। रोड इस पार में तो सदाकत आश्रम, रोड उस पार में गंगा नदी बहती है। बिहार में आजाद दस्तक सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने बनाया था ये? जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध कब है? भारत छोड़ो आंदोलन से। एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया था, उसका नाम इन्होंने स्वराज ट्रेन। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका? बिहार विद्यापीठ का। इसका प्रिंसिपल किसको बनाया गया था? राजेंद्र बाबू को बनाया गया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। छात्र संगठन को इसमें बहुत काम किया था उन्होंने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। यहीं पे वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बने थे। उपाधि किसने दी थी? टैगोर साहब ने दी थी। कौन? टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था कब? चंपारण सत्याग्रह से। बिहार के राजगीर परगना में किस स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान ने। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार के विधानसभा से चुने गए थे? इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। इस दिन मार काट मचा दिया था उन लोगों ने, कमबख्तों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा कर दो थोड़ा। हाँ, मधुबनी पेंटिंग जो है ये कौन सी विद्या है? ये पेंटिंग है मधुबनी की, मतलब एक तरह की पेंटिंग है, इसमें से कुछ नहीं है, पेंटिंग है। बहुत जलवा है इसका जापान में। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसती है कहाँ? बिहार में। तब अब नहीं, अब कहाँ? अब वो झारखंड में चली गई है मुंडा जनजाति। तो मधुबनी पेंटिंग बारे में एक और बात जानिए, इसको जीआई टैग मिल गया है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? संथाल जनजाति। और सामा चकवा लोक नाट्य का प्रमुख पात्र कौन होता है? भाई बहन। सामा चकवा खेलते कब है? सामा चकवा खेलते हैं छठ के बाद में। छठ जिस दिन खत्म होता है, मतलब सुबह वाला जब अर्घ दे दिया जाता है तो उसी रात से खेला जाता है। और किस दिन तक खेला जाता है? आने वाले पूर्णिमा के दिन तक खेला जाता है। मतलब छोटी छोटी 2 ऐसी मूर्तियां होती हैं, इसको लेकर के बहन बर्तन में डलिए में, मतलब छोटे से पॉट में रख करके बैठती हैं, बाहर घास चराती हैं सामा चकवा को। बड़ा बहुत अच्छा गाना गाती हैं वो, लोक पारंपरिक गाना। अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोक नाट्य संगठन कहाँ है? पटना में है ये, बिना है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जूम कर दें इसको, आपको पूरा स्पष्ट दिखे, नहीं तो कहेंगे कि आप मैसेज करते हैं सर हमारे आंख पे असर पड़ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको असर नहीं पड़ रहा, तुम्हारे आंख पे असर पड़ रहा है। छऊ नृत्य किससे संबंधित है? ये युद्ध से संबंधित है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? उर्दू का उपन्यास, बहुत शानदार उपन्यास है, पढ़िएगा। मैंने एक बार हाथ लगा था तो मैंने कुछ एक पेज पढ़े थे, मजा आ गया था, टाइम नहीं मिल पाया। सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में स्थित है? बता चुका हूं आपको, पश्चिम चंपारण में है। और बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का सबसे बड़े राइटर्स माने जाते हैं भिखारी ठाकुर। विदेशिया जैसा कुछ एक नृत्य है इनका मेरे ख्याल से। बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है? माधोलाल है, सॉरी यमुना प्रसाद है, यमुना प्रसाद। बेगमों की शराबखोरी, ये पटना कलम का एक आर्ट है ये। संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षकम कहां से प्रकाशित होती है? ये मुंगेर, आरा, 2 जगह से होती है। विक्रमशिला रोदंतपुरी महाविद्यालय का संबंध, महाविहार का संबंध किस काल के कला से है? ये पाल कला में दोनों स्थापना हुआ था। पटना कॉलेज और पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित किए गए थे? ये हॉलैंड शैली में।